Hey everybody, I'm Dheeraj. This is the course on corporate governance and social responsibility. I'm going to share my screen with you just to take a look at what the curriculum itself looks like. So I have divided the curriculum into a few key components. First one would be the lesson numbers. So there are designated number of lectures that you can attend. The number of them would be, okay, that would be a big one. That's 45. 45 lectures you are supposed to attend. You can choose to skip a few of them, but it would be great if you do attend all of them. Then there are unit numbers and names. अलग-अलग नाम है उसके. An overview of corporate governance, salient corporate governance concepts, role of regulatory framework for corporate governance, models of corporate governance, at last social responsibility of business. उसके बाद में मैंने अपने स्तर पे इस जो बड़ी यूनिट है उसके कुछ टुकड़े किए हैं. कंपनी एंड स्टेक होल्डर, ओनरशिप एंड कंट्रोल, शेयर होल्डर एक्टिविज्म और डाइवर्सिटी. ये सब चीजें क्या है ये आप धीरे धीरे करके समझेंगे. कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट जो है उसको सब यूनिट में और लेक्चर टॉपिक, ये दो चीजें जिसमें डिवाइड कर सकता था मैं उसके लिए नहीं किया है. पूरा एक ही चीज है. डिफरेंट लेक्चर्स का टाइटल यही होगा. फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या होते हैं, वो किस तरह से हमको इम्पैक्ट करते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस असली में है क्या. जनरली कोई भी एकेडमिक कोर्स होता है तो उसमें क्या है, किस तरह से काम करता है, सभी चीजें पहले लेते हैं. लेकिन आप लोग अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्चुअली क्या होती है आपका पहला इंट्रोडक्शन होगा. तो पहले थोड़ा ड्रामा, थोड़ा एक्चुअल रियल लाइफ में क्या होता है, इस तरह से इमोशंस अप करना, और उसके बाद में एक्चुअल डेफिनेशन बनाना मैंने सही समझा. उसके बाद में बोर्ड की कमिटीज क्या होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपने अगर कभी शब्द सुना हो तो या टर्म सुनी हो. बोर्ड कमिटीज का बोर्ड क्या होता है, उनके फंक्शंस क्या होते हैं. एक क्रोनी कैपिटलिज्म क्या है, ये एक नई शब्दावली हमारे समक्ष है. क्रोनी कैपिटलिज्म और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में क्या संबंध है. विसल ब्लोअर पॉलिसी क्या होती है, विसल ब्लोअर्स क्या होते हैं, उनका पूरे कॉर्पोरेट इकोसिस्टम में क्या रोल है. इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में हम सीखेंगे इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो कि है कॉर्पोरेट गवर्नेंस और उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. फिर कुछ टेक्निकल टॉपिक्स है जैसे कि उससे रिलेटेड कानून जो बने हुए हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यानी कि कंपनियों को और संस्थाओं को अपनी जो वित्तीय लेखा जोखा होता है वो दुनिया के साथ में शेयर करना पड़ता है. तो उसमें उनके संचालक मंडल या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या रोल होता है. उसकी ऑडिट होती है. ऑडिट का मतलब चेक करना, जो भी आपने सरकार को बताया है या दुनिया को बताया है, अपने मालिकों को बताया है, चाहे वो शेयर होल्डर्स हो चाहे वो सरकार हो, तो उस जो रिपोर्टिंग की है आपने, उसकी जांच के क्या नियम होते हैं उनसे रिलेटेड. ये हम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मतलब होता है सरकार जिस तरह से इन सब गतिविधियों पे नियंत्रण करती है. रेगुलेशन का मतलब उसपे निगरानी या रेगुलेशन रखना या उसको उसके ऊपर पकड़ बनाए रखना. वॉलेंटरी कोड्स होते हैं. दरअसल या तो सरकार आप पे नियम बनाए क्योंकि आप हद से बाहर निकल गए, या फिर आप खुद नियम बनाओ किसी चीज के बारे में ताकि लोग आपके ऊपर नियम नहीं बनाए. सरकार जब नियम बनाती है तो वो थोड़े से कड़े होते हैं. आप खुद के ऊपर नियम बनाते हैं तो सरकार सोचती है कि ये लोग शांति प्रिय लोग हैं, ये लोग ढंग से काम करते हैं, तो इनको अपने हिसाब से चलने दो. सरकार और ज्यादा बर्डन अपने ऊपर नहीं लेना चाहती है. इसलिए इससे पहले कि सरकार कुछ करे, वॉलेंटरी कोड्स होते हैं. लोग अपने खुद से चीजें बनाना चालू कर देते हैं. टाइम इट ऑल टुगेदर का मतलब इन सब के अंदर अगर ये 4-5 चीजें हमने जो ली है, 4 चीजें, इनको अगर एक साथ जोड़ करके देखें तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन दिनों किस तरह से लग रहा है हमको, किस तरह से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर काम करता है. सरकार के नियम अगर हम पढ़ना चाहें और सिर्फ छोटी छोटी घटनाओं की जगह उनको एक कहानी की तरह देखना चाहे तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, किस तरह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आज की डेट में बिहेव करते हैं जब वो इस कानून को देखते हैं.
अराउंड द बोर्ड रूम टेबल मॉडल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक हिस्सा है, और इसके अंदर हमने 2 लेक्चर्स रखे हैं। पहला ये डिस्क्रिप्टिव है काफी। ऐसा मानिए कि 2 लोगों ने एक दूसरे की गर्दन पकड़ रखी है और वो एक दूसरे का गला घोंटे जा रहे हैं, और धीरे धीरे कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि अचानक से मारना काफी इम्पोलाइट है। तो ये तब तक करते जब तक सामने वाला बेहोश नहीं हो जाए। ऐसी सिचुएशंस क्या संचालक मंडल के अंदर आ सकती है, क्या वो इंटरनल पॉलिटिक्स हो सकती है, हम उसके ऊपर ध्यान देंगे। और इसके बाद में है एक फैमिली ऑफिस गवर्नेंस मॉडल, जो कि जेम्स सी ह्यूजेस जूनियर, आपने कभी ना अभी सुना होगा, एक काफी अच्छे विचारक है। ये बिजनेस के जो घराने होते हैं, आप टाटा बिरला इत्यादि समझिए, उनको ये गाइडेंस करते हैं कि किस तरह से दादा का विरोधी पोता नहीं हो, पोता दादा के काम को आगे ले जाए, और पोता कुछ नया करना चाहता है तो दादा किस तरह से उसकी मदद करे या इमोशनली उसको सपोर्ट करे। तो किस तरह से बोर्ड मेंबर्स जो है वो एक दूसरे की ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं। जैसे मान लिया आपने कैडबरी का एक बोर्ड बना रखा है, और उसके अंदर कोई बोर्ड मेंबर है जो फाइनेंस में बहुत अच्छा है, और दूसरा है जो ऑपरेशंस में बहुत अच्छा है, वो किस तरह से एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, किस तरह से बोर्ड की जो गतिविधियां हैं उनमें अच्छी बातें डेवलप हो सकती है। ये 2 अलग अलग मॉडल्स हैं, एक तो एक दूसरे के खिलाफ पॉलिटिक्स करना, और दूसरा एक दूसरे को बढ़ावा देना, एक दूसरे को संबल प्रदान करना। गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट होता क्या है कि एक तो होता है चीज के ऊपर आपका ओनरशिप या आपकी मालिकाना हक की बात, दूसरा होता है क्या आप उसमें कंट्रोल करते हो। तो आप कंपनी के मालिक हो सकते हो, लेकिन अगर आप पूरे दिन भर उसको चलाने के लिए नहीं हो, तो जो चलाने वाला है वो आपसे ज्यादा कुछ जानता है। तो ये जो विभक्तिकरण है, ये जो बाइफर्केशन है यहाँ पर, इसको कॉर्पोरेट गवर्नेंस में काफी ज्यादा देखा गया है। तो हमने इस लेक्चर को 2 भागों में विभक्त किया है। पहला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किस तरह से मैनेजमेंट को देखते हैं। तो सीईओ, सीओओ, मिडिल लाइन मैनेजर्स, अलग अलग कंट्री मैनेजर्स, इनको किस तरह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने नियंत्रण में रखते हैं। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि किस तरह से मैनेजर्स जो है वो अपने से ऊपर के लोगों को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, किस तरह से उनसे कम्युनिकेशन बनाए रखते हैं, या फिर अगर बुरे सेंस में कहें तो कई बार उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं अपने हिसाब से, और उनको रिप्लेस करने की साजिशें इत्यादि, जो हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इंटरनल पॉलिटिक्स में देखते हैं। और इसके बाद इंटरनेशनल डिफरेंसेस हमने इस तरह से लिया है, क्योंकि बोर्ड्स इंटरनेशनल है, कंपनियां इंटरनेशनल है, दुनिया इंटरनेशनल है। आज की डेट में आप एक भारत के मध्य से भी एक 6 घंटे की फ्लाइट लेकर के देश के बाहर जा सकते हैं। और जैसे कि हम ये रिकॉर्डिंग जूम पर कर रहे हैं, तो इसका उपयोग फिर आगे जाकर के ऑनलाइन क्लासेस इत्यादि में भी हो सकता है। तो आपका पाला पड़ेगा बाहर के लोगों से, और उनके कल्चर थोड़े से अलग होते हैं, काम करने के तरीके अलग होते हैं। उन सब में एक बहुत छोटा सा हिस्सा है वो बोर्ड रूम में किस तरह से रिएक्ट करते हैं, वहां पर किस तरह का बोर्ड रूम कल्चर है। तो एलीट क्लासेस किस तरह से काम करती है, सरकार से उनका किस तरह का तारतम्य होना है, किस हद तक वो कंपनी के मामलों में दखलंदाजी देती है, और वहां पर जो बिजनेस क्लास है वो सरकार के अंदर किस हद तक दखलंदाजी देती है। ये चीजें हम देखेंगे। वर्ल्ड को हमने फिर 2 टुकड़ों में बांट दिया है, जनरली स्पीकिंग। ये इतनी अच्छी लाइन नहीं है जैसी पहले हुआ करती थी, लेकिन ये काफी अच्छी लाइन है। ईस्ट का मतलब पूर्व, पूर्व से तात्पर्य हमारा जापान, चाइना, इंडिया, नॉर्थ कोरिया, यूएसएसआर और रशिया। वेस्ट से हमारा तात्पर्य पश्चिम, जिसमें आते हैं स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, और अफ्रीकन देश, और कुछ इंटरनेशनल वाटर्स पे एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन आशा करता हूँ होगा, जो कि किसी भी देश का हिस्सा नहीं होता है, वहां पर क्या गवर्नेंस की सिचुएशन होती है। उसके बाद में इंटरनेशनल डिफरेंस मैटर करते हैं क्या। ग्लोबलाइजेशन की बढ़ती स्पीड से और इंटरनेट के बढ़ते प्रभाव से हर जगह के कल्चर सेम होने चालू हो गए हैं, खासकर कि जो लोग कॉस्मोपॉलिटन है, जो शहरों में रहते हैं, तो वो लंदन के अच्छे इलाके और साउथ बॉम्बे के अच्छे इलाके में अपने आप को घर का महसूस करते हैं। लेकिन अगर वो भारत के देहात में जाए तो उनको लगेगा कि वो किसी अन्य जगह से आए हैं।
और तो जब एलीट हर जगह है, जो लोग जनरली बोर्ड के मेंबर होते हैं या बोर्ड में बिहेव करते हैं या फिर कानून बनाते हैं बोर्ड्स के लिए, वो हर जगह क्या सेम होते जा रहे हैं। तो अगर ये चीज सेम सेम थिंग बट डिफरेंट एंड डिफरेंट बट सेम अगर ये है, तो फिर हम किस तरह से इंटरनेशनल डिफरेंसेस को अपने अपने फोर ब्रेन में रखें कि इस पे कितना ध्यान हमको देना चाहिए। तो पहला ये है कि एक तो घर के अंदर अंदर ही हम किस तरह से उसको मैनेज करें, कि बहुत ही अजीब सी स्थिति है। जनरली ये होता है कि आप किसी ऐसी कंट्री में है जहाँ पर पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है, जर्नल पॉलिटिक्स, कंपनी के संचालन में या किसी संस्था के संचालन में, तो आपको थोड़ा सा अलग तरीके से सोचना होता है। आप जैसे अगर आप यूएस में हैं तो वहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस आपके छोटे बिजनेस में काफी कम होगा, लेकिन अगर फाइनेंशियल सर्विसेज में है तो बहुत ज्यादा होगा। और अगर आप रशिया की तरफ जाएं या फिर इंडिया में भी आए तो वहाँ पर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट लगभग हर जगह हर तरह से है। तो उसको आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं अगर आप कंपनी अभी भी इंडिया में ही चलाना चाहते हैं, उसका पैसा सब कुछ बेच करके बाहर नहीं निकालना चाहते हैं। दूसरा है कि वर्ल्ड इज फ्लैट, कॉस्मोपॉलिटन, ये सब किस तरह से काम करता है और हर जगह हमको क्या समानता दिख रही है। तो हर जगह क्या डिफरेंशिएशन वाली स्ट्रेटजी हो सकती है और क्या कॉमनैलिटी वाली स्ट्रेटजी हो सकती है, कि हम देख सकते हैं। उसके बाद में इन सब चीजों को मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर टाइंग इट ऑल टुगेदर, कि एक काफी अच्छा पर्सपेक्टिव हम ये लेंगे कि हम जो सोचते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होगी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होगी और उनकी असलियत क्या है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे, एक पर्सपेक्टिव लेने की कोशिश करेंगे, जो कि हमको पूरी दुनिया और मैनेजमेंट या गवर्नेंस लिटरेचर से मिलता है। CSR स्ट्रेटजी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मेन जो टॉपिक है उसका नाम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, और उसको काफी सारे लेक्चर्स में डिवाइड किया है। सब टॉपिक्स में अगर देखें तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए नीतियां क्या होनी चाहिए, आपको किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, कौन सी राह पे जाना चाहिए आपको, और जब आपने एक बार राह चुन ली हो तो उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करना चाहिए, किस तरह से एक कंपनी को या फिर एक संस्था को आगे बढ़ करके अपने समाज में योगदान देना चाहिए, समाज के प्रति अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने सोची है कि है, उसके प्रति उसको क्या करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए, ये CSR एक्टिविटीज में आता है। लिमिटेड लाइबिलिटी इंड्यूस एक्सटर्नैलिटीज एक बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक है, क्योंकि अगर आपने अकाउंटिंग में ध्यान दिया हो अपनी क्लास में, तो एक लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट है या कॉर्पोरेट वेल का कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, जिसके अंदर अगर कंपनी ने कोई नुकसान किया दुनिया का, तो ज्यादा से ज्यादा कंपनी ने जितना कैपिटल अब तक या जितनी पूंजी अब तक जमा करी है, ज्यादा से ज्यादा उसका नुकसान हो सकता है। कंपनी में बैठे लोगों के ऊपर उतनी गाज नहीं गिरती है। तो इस बहुत बड़ी पावर जो कंपनी के हाथ में है, आजकल हर जगह हम कंपनियां देखते हैं, हर जगह हमने किसी न किसी रूप में किसी न किसी कंपनी से इंटरेक्शन किया है। ये जूम पर रिकॉर्डिंग है, ये एक लैपटॉप है, और एक बिल्डिंग में बैठा हूँ, उसका कोई कॉन्ट्रैक्टर था, रोड से मैं आया इस ऑफिस तक, उसके बाद में आप इंटरनेट कनेक्शन यूज करके शायद इसको देख रहे हैं। तो हर जगह कंपनियां हैं जो हमारे जीवन को चला रही है, वो गवर्नेंस का काम कर रही है। गवर्नमेंट जो है वो इफेक्टिवली यही है, और सरकारें कह रही है कि लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस, इस तरह के नारे दिए जा रहे हैं। तो जब जब हम सरकार के ऊपर ऐसा नहीं कहते हैं कि आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी है, हम तुरंत किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप और आक्षेप लगाना चालू कर देते हैं। जो कोई भी पॉलिटिशियन या IAS ऑफिसर गलती करता है, लेकिन कंपनियों के साथ में उनकी लीगल लाइबिलिटी हमने कम कर दी है, एक तरह से सॉवरेनिटी प्रदान करी है। तो उससे होने वाले नुकसानों की भरपाई या उससे होने वाले नुकसानों का आकलन हम किस तरह से करेंगे कि एक्चुअली में चल क्या रहा है, वो एक समझने वाली बात है। इंफॉर्मेशन एसिमेट्री वाली जो चीज है कि कंपनी के अंदर रहते हैं, तो जैसे आप किसी देश में या फिर किसी राज्य में अपना शपथ ग्रहण समारोह रखते हैं, स्वॉर्डिंग इन सेरेमनी आपकी होती है, तो आप पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं कि मैं अंदर की बातें जो है वो बाहर लीक नहीं करूंगा।
जब आप कंपनी में होते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और उसके मैनेजर्स का एक फाइनेंशियल इंसेंटिव भी होता है कि वो अपनी अंदर की बातें बाहर लीक नहीं करे। और ये सिर्फ बिजनेस के फायदे के लिए नहीं, वो अपने फायदे के लिए भी कर सकते हैं। उनको वो चीजें पता होती है जो बाहर के लोगों को पता नहीं होती है। तो अगर आप आईटीसी में शेयर होल्डर है तो आईटीसी के मैनेजर्स को असली स्थिति पता है, और आपके पता चलने से 3-4 महीने पहले पता चल जाती है। और अगर आईटीसी का मर्जर किसी और कंपनी के साथ हो, आईटीसी की कोई डिवीजन, जैसे तंबाकू की डिवीजन है इंडियन टोबैको कंपनी आईटीसी, तो अगर वो बेचना चाहे, अपने एफएमसीजी बिजनेस से अलग करना चाहे, तो जो खरीदने वाला होगा उनसे ज्यादा जानकारी बेचने वाले को होगी। तो हम इसको इस अ, ये जो प्रॉब्लम हमारे साथ में आती है कि एक व्यक्ति ज्यादा जानता है और दूसरा कम जानता है, और जो ज्यादा जानता है उसने जानने के लिए थोड़ी मेहनत भी करी है, तो उसको किस स्तर तक, किस हद तक अपनी जानकारियां खोल करके दुनिया के सामने या फिर जो अदर पार्टी है उसके सामने देनी चाहिए, इस पार्ट को हम देखने की कोशिश करेंगे। और बाद में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली में होती क्या है, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। एक बहुत ही फनी टाइप का डिस्कशन भी इधर होगा कि क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की होनी चाहिए, क्योंकि क्यों मैं पैसा नहीं कमाऊं, क्यों मैं सारा पैसा खुद अपने पास नहीं रखूं, और दुनिया मेरे को पैसा दे रही है, मैंने तो दिमाग के ऊपर बंदूक रख करके पैसा नहीं लिया है। और अगर मेरे को पैसा दे रही है दुनिया, तो क्यों नहीं ये समझना चाहिए कि मैं बहुत ही लायक व्यक्ति हूँ अगर मैं पैसा कमा रहा हूँ तो क्यों किसी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की आवश्यकता है कहीं भी। तो ये सारी डिस्कशन इस कोर्स के अंदर होगी। अभी आधा घंटा हो चुका है, आधा घंटा बाकी है। इसके अंदर मेन अगर हम बातचीत करें तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमको सीखने की जरूरत क्या है, हमको इसके बारे में जानने की जरूरत क्या है। तो कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स हम देखते हैं एक बार। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर आपकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग हमको डेवलप करनी है कि एक्चुअली में जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड थ्योरी है, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है, विचारकों ने क्या कहा है, जो लोग विचार करते हैं उन्होंने क्या कहा है, और वो उसको किस ढांचे से देखते हैं, किस संदर्भ से देखते हैं। अ, उसमें ही अगर हम ये देखना चाहें कि अ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किस तरह से सोचा जाता है, कानूनी स्तर पे किस तरह से सोचा जाता है, एथिकली न्यायिक स्तर पे, आंतरिक न्यायिक स्तर पे किस तरह से देखा जाता है उसको। अगर हम पर्यावरण के नजरिए से देखें और सामाजिक ढांचे के नजरिए से देखें, तो इसमें किस किस तरह की बातें सामने आ सकती हैं। ये एक कोर्स का पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ये है कि आप जनरली जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इश्यूज आते हैं, जो समस्याएं आती हैं, या जो फिर नई नई चीजें आती हैं, उनको आप पहचानने में समर्थ हो, और उनके ऊपर अपना जो ज्ञान प्राप्त किया है उसको अप्लाई कर सके। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल चीजें जो है का का ध्यान रखें। कई बार संस्थाओं के अंदर काम करेंगे, कई बार आप संस्थाओं के बाहर से गवर्नमेंट में शामिल होकर के करेंगे, या फिर किसी कमेटी में बैठेंगे। कई बार आप एक्टिविस्ट इन्वेस्टर होंगे, जो किसी कंपनी में बाहर से आता है और वहाँ आमूल-चूल परिवर्तन की बात करता है। तो अब चाहे वो सरकारी कंपनी हो या फिर प्राइवेट कंपनी हो। तो इस तरह से ये दो ऑब्जेक्टिव हमारे थे कि एक तो आपको थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग हो, और दूसरा कि आप कुछ प्रैक्टिकली वहां पर कर पाए। अब एक लर्निंग की एक नई थ्योरी आई है। नई इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट है, आई काफी पहले थी। इसको कहते हैं आउटकम बेस्ड एजुकेशन, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आनी चालू हुई है। लेकिन सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने उसका उपयोग करना काफी पहले से चालू कर दिया। तो इसमें होता यह है कि आपको जब तक वो चीज नहीं आती है तब तक हम उसको रिपीट करते हैं, और जब तक कोर्स खत्म होता है तब तक ये आशा की जाती है कि आपके अंदर कुछ परिवर्तन आया होगा। सिर्फ लेक्चर नहीं देना है, आप में परिवर्तन करना। अब
आउटकम बेस्ड एजुकेशन का एक लक्ष्य है। तो इसलिए हमने कोर्स आउटकम रखे हैं कि आप जाकर के किस तरह से बदले हुए होंगे कोर्स को समाप्त करने के बाद में। तो आप कोर्स की जो रेंज और स्कोप है, यानी कि वो कितना वृहद एक सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और इसमें कौन कौन से एरिया शामिल होता है। इसमें इंटरनल पॉलिटिक्स अगर हम देखें तो पर्सनल साइकोलॉजी, देश दुनिया के जो तौर तरीके हैं उनको देखें तो सोशियोलॉजी, और भी रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव देखें तो आप लॉ आ गया है बीच में, टैक्सेशन आ गया है, इंफॉर्मेशन एसिमिट्री देखें तो रिस्क मैनेजमेंट और फाइनेंस आ गया है, इनसाइडर ट्रेडिंग आते ही एथिक्स आ जाता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आते ही फिर से हम मोरालिटी की बात करने लग जाते हैं, या फिर फिलोसॉफिकल डिस्कशंस में चले जाते हैं। तो वो आपको पूरा स्कोप की ग्रेविटी आपको समझ में आनी चाहिए बिफोर क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन। तो जब हम क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं फाइनल एग्जाम के लिए तो हमारे दिमाग में ये कोर्स आउटकम्स होते हैं, पेपर उसी हिसाब से बनाना होता है। तो वी बी यूर टू फोकस अ बिट ऑन दैट। फिर ये अपेक्षा की जाती है आपसे कि आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस के माध्यम से पूरा जो मार्केट चलता है बाहर, और बाहर जो भी जनता का भरोसा है सारी संस्थाओं पे, वो किस तरह से मेंटेन रहता है। तो अगर सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, किसी भी तरह का रेगुलेशन बनाता है कंपनीज के बारे में, और उसके उसके द्वारा कंपनियों से पता चलता है कि आप थोड़ी देर बंद रख दोगे क्या इसको, गेट थोड़ी देर बंद रख दोगे क्या? जब सरकारें कानून बनाती है तो उनसे मार्केट में किस तरह से कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। क्योंकि अगर आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर खरीदा तो आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में कुछ नहीं पता, आप सिर्फ उसका प्रोडक्ट खरीदते हैं। अंदरूनी किस तरह से वो कंपनी मैनेज होती है इसके बारे में आपको जानकारी कम होती है, या फिर कंपनी आगे क्या डिसाइड करने वाली है, किस नए प्रोडक्ट में जाने वाली है, कौन सा नया प्रोडक्ट खरीदने वाली है। नेस्ले का एग्जाम्पल देखें आप, तो मैगी के ऊपर कंट्रोवर्सी हुई थी। आप मैगी के यूजर थे, लेकिन इतने सालों से जो कंपनी के मैनेजमेंट था उसको पता था कि अलग अलग देशों में क्या रेगुलेशन है एमएसजी से रिलेटेड, और क्या वो हमारे देश में आ सकते हैं। तो काफी चीजें उनको पता होती है और काफी हमको नहीं पता होती है। तो उनसे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज और क्या क्या अपेक्षाएं कानूनन रूप से हम रखते हैं, और उससे हमको लगता है कि चलो कम से कम हमारे साथ में धोखा तो नहीं होगा, और धोखा होने की संभावना कम हो जाती है। तो आप कह सकते हैं कि फिर भी धोखाधड़ी इत्यादि तो होती ही है। तो ये ह्यूमन सिस्टम है, इतना परफेक्शन हम एम नहीं करते हैं। कम से कम जर्नल जर्नल ओपन और फ्री मार्केट में चाइना के अंदर आप सोच सकते हैं कि आपको गोली मार दी जाएगी, लेकिन अब चाइना में नहीं है, और उसका डिस्कशन भी हम करेंगे। तो किस तरह से, और उनके ऊपर कंट्रोल करना भी एक तरह से पब्लिक कॉन्फिडेंस बनाए रखना, जनता का भरोसा बनाए रखना सिस्टम में। अगर आप कोई गड़बड़ करेंगे और चाइना में अगर आपको गोली मारने वाले हैं कि आपने जनता के साथ में धोखाधड़ी करी, या नॉर्थ कोरिया में आपका सिर कलम करने वाले हैं, तो जनता भी भरोसा करेगी एक तो सरकार पर, दूसरा मार्केट के अंदर अगर खूब सारे फ्रॉड होने लगे और फ्रॉड्स का परसेंटेज बढ़ने लगे, लोग शेयर में इन्वेस्ट करना बंद करेंगे। इस तरह से कंपनियों को पैसा उठाने में टाइम लगेगा, और उसकी रेट बढ़ेगी जो लोन वो लेते हैं, क्योंकि सब लोग सोचेंगे कि अगर मेरे को रिस्क ज्यादा है तो मेरे को रिटर्न भी ज्यादा मिलना चाहिए, और उससे प्रॉफिट्स कम होते हैं। और उस जनरल डर का माहौल जो होता है उससे अभी जो इकोनॉमी चलती है वो पूरी तरह से भरोसे पर आधारित है कि आप मेरे को कल माल दोगे, और परसों अगर मैं आपके यहाँ पर
अपना करियर बनाना चाहूँ तो आप कल एग्जिस्टेंस में रहोगे। इस तरह के फ्रॉड बढ़ने से जो इंसानों का खुद का काम करने का तरीका है वो बाधित हो जाता है। एक बार अगर आप एकदम किसी गरीब इलाके में एक खुली बाल्टी के अंदर खूब सारे नोटों की गड्डियां लेकर के जा रहे हैं तो आप ये कह नहीं सकते कि जो गड्डी लेकर के भागेगा नोट की वो चोर है। उसकी हालत इतनी खराब है और आप उसके सामने ऑप्शन ये नहीं रख रहे हो कि आप मेहनत करके कमाओ, आप उसको चोरी करने का मौका दे रहे हो। तो ये थोड़ी सी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करो जिसमें ज्यादातर लोग चोरी कर नहीं सके या धोखाधड़ी कर नहीं सके। तो ये ये जो ग्रेविटी है मैटर की ये आपको समझनी होगी कि जब हम कहते हैं कि सरकार इतने नियम क्यों बना रही है, कंपनी मेरी, लोग मेरे को जो करना है मैं करूं, तो इसके काफी डीप मीनिंग्स आप निकाल सकते हैं। होते हैं कि नहीं ये देखने वाली बात है। तीसरा ये कि हम मतलब आप एक्चुअली आप इसके जो मुख्य बिंदु है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो फ्रेमवर्क बना रखे हैं कि किस तरह से जनरली स्पीकिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस होनी चाहिए, उसके जो मुख्य मुख्य बिंदु है उनका आप एक डिस्क्रिप्शन दे सकें। तो ये काफी एक क्लियर क्वेश्चन आपके सामने। ऑडिट जो होती है, चेकिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट नाम आपने सुना होगा, ये लोग कंपनियों पे जाते हैं। सीएस का नाम सुना होगा, कंपनी सेक्रेटरी, ये भी कंपनियों पे जाते हैं। वहां जाकर के इनका ज्यादातर समय कॉर्पोरेट में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं या कंपनी जो होती है उनसे कोई कनेक्शन नहीं होता है। वहां जाकर के ये उनके जो अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स है, उन्होंने क्या खरीदा, क्या बेचा, कितना सामान है उनके पास में, कितना पैसा है, कितनी बिल्डिंग्स है, इसका एक लेखा जोखा जो होता है उसको देखते हैं। वो ये देखते हैं कि क्या वो लेखा जोखा जो है वो सरकारी कानूनों के मुताबिक है और क्या उसमें इन लोगों ने घपला, धोखाधड़ी इत्यादि करने की कोशिश करी है। अगर ऐसा उनको लगता है कि है तो वो उसके ऊपर एक टिप्पणी लिखते हैं जिसको एडवर्स ओपिनियन बोलते हैं। तो उससे उससे फर्क क्या पड़ता है, उससे उससे दुनिया को क्या संदेश जाता है। तो ये जो रोल है ऑडिट का, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या है कि किस स्तर तक ऑडिट इन्वॉल्व होती है। क्या एक स्टेपलर खरीदा और वो गायब हो गया तो वो ऑडिट में आएगा। अगर पूरी पूरी बिल्डिंग गायब हो गई और वो उसका हिसाब नहीं मिल रहा है तो ऑडिट में वो किस तरह से दिखाई देगा। कोई चोरी हुई तो किस तरह से दिखाई देगा और गुम हो गई तो किस तरह से दिखाई देगा। लूटा गया तो किस तरह से दिखाई देगा। देश के बाहर है तो किस तरह से दिखाई देगा, देश के अंदर है तो किस तरह से दिखाई देगा। तो ये ऑडिट कॉर्पोरेट गवर्नेंस को किस तरह से इम्पैक्ट करती है, इसका इसमें क्या योगदान है, क्या रोल है, ये आपको एक्सप्लेन करना होगा। ये कोर्स के अंत तक आते आते आप में एबिलिटी आ जानी चाहिए। ये कोर्स ऑब्जेक्टिव या कोर्स आउटकम की अपेक्षा है आपसे। और तरह तरह की जो अप्रोचेस हम यूज करते हैं भारत में, जैसे अगर फैमिली बेस्ड कंपनी है तो लाला बोलते हैं हम लोग कि सेठ जी की कंपनी है, सेठ जी की कंपनी में सेठ जी की तरह से काम होता है। और अगर आप बाहर यूएस में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, तो वहाँ पर प्रोफेशनल तरीके से किस तरह से लोग हर समय बातचीत करते हैं। सिस्टमेटिकली एक वर्ड यूज होता है कि काफी सिस्टम बना करके कंपनी का संचालन किया जाता है संचालन मंडल द्वारा। और जापान में हम देखें अलग अलग तरह के मॉडल्स होते हैं। जापान में अलग मॉडल है, जर्मनी में अलग है, फ्रांस में किस तरह से लोग केयर करते हैं कि नहीं करते हैं, अफ्रीका में आपकी क्या अप्रोच होती, चाइना में क्या अप्रोच होती है, क्योंकि आपको उनसे डील करना पड़ेगा उन कंपनी से अगर आप कभी उनको खरीदने जाएंगे या उनमें फाइनेंशियल इंटरेस्ट रखना चाहेंगे स्टॉक्स के द्वारा। रशिया में क्या है, इंटरनेशनल वाटर्स हमने जानबूझ करके इंक्लूड किया बिकॉज काफी पॉसिबिलिटी लग रही है कि open sea and transcending the boundaries, transcending the national boundaries becomes a very salient topic in the coming years. उसके बाद में हम ये देखेंगे कि हाँ, इसको ध्यान से देखिए, अंडरस्टैंड द implications of nature and scope of
social and environmental accountability for corporate governance practice. कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस वर्ड यूज किया है, तो असली में क्या हो रहा है बाहर, किस तरह से कंपनियां चलाई जा रही है, उसमें जो जवाबदेही है बाहर के समाज के प्रति जो कॉर्पोरेट का हिस्सा नहीं है, और बाहर के एनवायरनमेंट के प्रति उसका क्या नेचर है, किस तरह से उसके बारे में हमको डील करना है, वो है क्या एक्चुअली, और वो किस हद तक है। तो अगर आपने एक कंपनी बना रखी है और आपको बोला कि आपकी जिम्मेदारी सरकार की तरफ नहीं है, लेकिन मान लिया आपकी जिम्मेदारी समाज की तरफ तो होगी और पेड़ पौधों की तरफ तो होगी, तो आपकी जिम्मेदारी किस हद तक जाती है? क्या आपको 0 प्रॉफिट कमाना चाहिए, क्या आपको 5% कमाना चाहिए, क्या 10% सही है? समाज में इतनी समस्याएं हैं, क्या आप ही ने ठेका ले रखा है उनको सॉल्व करने का, और आपको किस तरह से सॉल्व करना चाहिए? आपकी स्पेशलिटी अगर अगर मान लिया वापस कैडबरी का एग्जांपल ले, अगर आपकी स्पेशलिटी चॉकलेट बनाना है, तो गरीबों के झोपड़े बनाना और किसी गांव में सड़क बनाना ये आपकी स्पेशलिटी नहीं है, तो क्या आपको उस पर ध्यान देना चाहिए, और कितना ध्यान देना चाहिए? क्या आपको एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए? सड़क बनती है, पेड़ कटते हैं, सरकार का भी तो प्रोग्राम है, तो मैं एज ए कॉर्पोरेट उसके लिए चंदा क्यों दूं? तो अगर मैं देता हूँ, ऐसे टाइप के काम करता हूँ, इसमें इन्वॉल्व होता हूँ, तो उससे फर्क क्या पड़ता है, उससे चीजें बदलती किस तरह से है, ये उसकी इम्प्लीकेशंस है। कभी भी जैसे टाटा है, बिरला है, ये अपनी चैरिटी करते हैं, किसी ने कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी खोली अपने ही पैसों से, उससे समाज में क्या फर्क पड़ता है? तो इसकी आज तक की जो हिस्ट्री है उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। अमेरिका में क्या हुआ, आज इंडिया में किस तरह से लोग इसको अप्रोच करते हैं। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अलावा पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस काफी हॉट टॉपिक हुआ करता था, करीब 2003 में, जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड काफी स्कैंडल्स हुए थे। आजकल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर कोई अपने आप को अवेयर समझना, और वो कैपिटल कहते हैं उसको, तो लोग अपने आप को काफी सामाजिक रूप से जिम्मेदार तरीके से देखना चाहते हैं कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। सिर्फ प्रॉफिट से और सिर्फ सैलरी से लोग सेटिस्फाइड नहीं है, कई बार एम्प्लॉयज भी पुश करते हैं कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ अच्छा क्यों नहीं कर रही है। अब अच्छा कर रही है तो हमको बताओ, हमको इन्वॉल्व करो, हमको भी गरीबों को कंबल बांटने जाना है, और उससे एक्चुअली में फायदा कितना होता है, तो वो भी एक टॉपिक होगा इस कोर्स के अंदर। तो काफी ब्रॉड है, इससे काफी ज्यादा टॉपिक्स आपको मिले भी होंगे, इसमें काफी सारा कंटेंट होगा। कंटेंट से मेरा मतलब ये है कि काफी सारी चीजें होंगी जो आपको पता नहीं होगी, काफी सारी चीजें होंगी जिनके बारे में आपने सोचा नहीं होगा। तो अब इसके अंदर मैथ्स नहीं है, इसके अंदर हम कैलकुलेशंस नहीं करने वाले हैं, लेकिन इसके अंदर एक जजमेंट होगा। वो जजमेंट काफी डीप जा सकता है, क्योंकि जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो गवर्नमेंट वहां पर आई जाता है। तो हम कई एग्जांपल्स सरकारी और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और सरकारों से लेके, उनकी फिलोसफीज अलग होती है, तो वो पॉलिटिकल साइंस का हिस्सा हो जाता है। उनको किस तरह से उनसे हम क्या सीख सकते हैं, मेन बात तो ये है। और छोटी संस्था अगर हम ले, परिवार संस्था या छोटा फैमिली बिजनेस ले, वहां से लेकर के फिर एक अमलगमेशन हमारे साथ में होगा कि सरकार है जो आपको सिर्फ एक्सेल शीट में एक नंबर की तरह दिखती है, और परिवार है जो आपको एक पूर्ण व्यक्ति के रूप में दिखता है, जिसका एक खानदान भी था, पुराना पास्ट भी है, और एक फ्यूचर भी होगा, पोते हैं और आगे आने वाली जनरेशन होगी। तो एक बहुत बहुत डिफरेंट टाइप की अप्रोचेस है, और कंपनियां इन दोनों के बीच में डील करती है। वहां पर लोग भी होते हैं जो कि 8 घंटे से ज्यादा या कई बार अपनी पूरे परिवार की जो अर्निंग्स होती है, या फिर जो भी पैसा उनको मिलता है, वो उस एक कंपनी पर या उस एक संस्था पे डिपेंडेंट होते हैं। तो आप किस तरह से सरकार की तरह या तो हंटर चलाने वाले हो सकते हैं, या फिर परिवार की तरह बच्चे को पालने वाले हो सकते हैं, जबकि आप एडल्ट के साथ में डील कर रहे हैं, वयस्क लोगों के साथ में डील कर रहे हैं। लोग आपको छोड़ करके तुरंत जा सकते हैं। आपने कभी भी बचपन से उनको जनगण मन गाने की ट्रेनिंग नहीं दी है, और आपने उनको अपने हाथों से खिलाया पिलाया और पाला भी नहीं है, तो आपके लिए लॉयल भी नहीं है, तो आपकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है
एम्प्लॉयज के प्रति, और क्या कई बार एम्प्लॉयज ऐसे हो सकते हैं जो आपको माई बाप समझ करके आपके साथ में लॉयल्टी निभाए, तो आप किस तरह से इसके साथ में डील करेंगे। ये गवर्नेंस का टॉपिक जो है ये काफी ब्रॉड जाता है, और इसको मजाक में यहाँ पर कहें तो जर्नल अवेयरनेस या जर्नल ज्ञान वाली बातें हो जाती है, लेकिन इसके सीरियस रेपरकशंस है। और जब अभी जैसे आप ग्रेजुएट होंगे और आपके ऊपर चॉइस है कि आप खुद का बिजनेस करें या फिर अगर आपका फैमिली बिजनेस है तो उसको ज्वाइन करें, या फिर आप खुद का एक जॉब या करियर चालू कर सकते हैं। जब आप करियर पे जाएंगे तो एंट्री लेवल पे आपके टेक्निकल स्किल्स होने जरूरी है। आपको आपको ईमेल हैंडल करना आता है, क्या आपको एक्सेल शीट्स आती है, क्या आप वर्ड में काम कर सकते हो, क्या फिर कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर की बात करें तो CRM सॉफ्टवेयर होते हैं, सैप हुआ, हबस्पॉट हुआ, इन पर क्या आप काम कर सकते हैं, और क्या ब्लूमबर्ग टर्मिनल पे काम कर सकते हैं, क्या आपको D5 प्रोटोकॉल्स के साथ में डील करना आता है। ये तो टेक्निकल स्किल्स हो गई, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा उस कॉर्पोरेट हायरार्की में ऊपर की तरफ जाना चालू करते हैं तो आपकी जो ह्यूमन स्किल्स है वो कंसिस्टेंटली बढ़ती रहती है कि आपको लोगों के साथ में डील करना आता है, क्या आप अपने से नीचे के लोगों से काम करवाना जानते हैं, क्या आप अपने से ऊपर के लोगों को मैनेज करवाना जानते हैं, क्या आप तब डिसीजन ले सकते हैं जब आप इंचार्ज में नहीं हो, किस तरह से आप डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ये स्किल आपकी ह्यूमन वाली जो है वो निचले स्तर पर भी रहती है और ऊपर तक जाते जाते भी कंसिस्टेंट रहती है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वो टेक्निकल स्किल्स जो है वो कम होती जाती है, क्योंकि अब आपको पता है कि वर्ड क्या होता है, एक्सेल क्या होता है, और तो इतनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किस तरह से देते हैं। तो ये बेसिक चीजें सीखने में करीब 1 महीना 2 महीना ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं। उसके बाद में ग्रोथ कहाँ है, तो उसके बाद में आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, आपके दिमाग में मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट, मेंटल मॉडल्स होना जरूरी है, आपको दुनिया की जानकारी होना जरूरी है, आपके दिमाग में एक्सपीरियंस होना जरूरी है, और वो एक्सपीरियंस आपको खुद लेना आवश्यक नहीं है, आप दुनिया के एक्सपीरियंस देख सकते हैं। तो ये जब हम कहते हैं कि आप MBA करने के लिए आए हैं या BBA करने के लिए आए हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि आप पहली बार ही एजुकेशन ले रहे हैं और आखिरी बार ही लेंगे, आप कौन सा बार बार कॉलेज में आएंगे या फिर क्लासरूम में इस तरह से घंटों व्यतीत करेंगे या वीडियो पर आप इस तरह से देखेंगे। तो जब आप बाहर जाएंगे तो आपको काफी सालों के लिए, कई दशकों के लिए हम यहाँ पर एजुकेट कर रहे हैं, और अगर आप खुद का बिजनेस अभी स्टार्ट करते हैं और खुद कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इन्वॉल्व होते हैं किसी भी कैपेसिटी में, बड़ा बिजनेस अगर आपका हो जाता है तो फिर वो पर्सपेक्टिव आपका आना जरूरी है कि तो जैसे जैसे आप ऊपर हायरार्की में बढ़ते जाते हैं उतना आपका थ्योरेटिकली स्ट्रांग होना, उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्चुअल एबिलिटी का होना वो जरूरी है, और उसको डेवलप होने में टाइम लगता है। जितना आप ऑब्जर्व करते हैं, जितना आप जानने की कोशिश करते हैं, जितना आप जिज्ञासु होते हैं, उतना वो बढ़ता जाता है। और ये काफी ब्रॉड फील्ड हो जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए आप, लिमिटेड लायबिलिटी इंड्यूस्ड एक्सटर्नैलिटीज, इसको जानने के लिए आपको पर्यावरण के बारे में जानना होगा क्योंकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपको लीगल स्ट्रक्चर समझना होगा, आपको कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर और लॉ समझना होगा। तो इंफॉर्मेशन एसिमेट्री एकदम, मतलब कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स से रिलेटेड टॉपिक आप इसको मान सकते हैं, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक आप इसको मान सकते हैं, और जर्नल एथिक्स से भी रिलेटेड टॉपिक आप इसको मान सकते हैं कि बेचने वाले को खरीदने वाले को क्या क्या चीज बतानी चाहिए, और जो अंदर हो कंपनी का संचालक हो उसको बाहर वाले लोगों को कितनी चीज बतानी चाहिए। तो ये डिसीजन मेकिंग जो है वो कभी भी आप कह नहीं सकते हो कि एक्यूरेट या इनएक्यूरेट है, लेकिन कई बार हमको पता चल जाता है कि कौन सा डिसीजन एकदम ही खराब है, और उस खराब को हम किस टर्म में देखते हैं। हो सकता है कई बार सच बोलने से या फिर लोगों का ध्यान रखने से आपका छोटे समय में नुकसान हो, लेकिन आपकी जिम्मेदारी किसके प्रति है। आप कंपनी के मालिक हैं तो आपकी जिम्मेदारी कंपनी के प्रति हो जाती है क्योंकि वो आपका हिस्सा है, लेकिन अगर आप कंपनी के मालिक नहीं है और आप वहाँ पे सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, तो आप कई बार ऐसा सोचते हैं कि मेरी रेपुटेशन खराब नहीं होनी चाहिए छोटा सा डिसीजन लेने की वजह से। तो मान लिया अगर कोई कंपनी का प्लांट है
और वो चल रहा है राउल केला में मान लिया, और वहां पर प्रॉफिट नहीं हो रहा है और आपको लग भी नहीं रहा कि अगले 10-20 साल में उसका प्रॉफिट निकलेगा, तो आप एक काम कर सकते हो कि उस प्लांट को बंद करो और उसको बेच दो। तो अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आप ये डिसीजन ले सकते हो कि भाई मेरा पैसा है, मेरी मेहनत से कमाया हुआ है, मैंने मैनेज करके इसको बढ़ाया है और मेरे को लग नहीं रहा कि यहाँ पर फायदा होगा, तो मैं इसको बेच करके निकल जाता हूँ। आप पब्लिकली लिस्टेड कंपनी में है या सरकारी कंपनी है, तो आप ये देखते हैं कि अभी प्रॉफिटेबल तो नहीं है, तो बिजनेस उसको नहीं करना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, इस प्लांट को बंद कर देता हूँ, लोगों को वॉलंटरी रिटायरमेंट देता हूँ, उसको वही रखता हूँ ताकि लोकल पॉलिटिशियन जो है वो खुश रहे। तो इस तरह के, और पैसा तो मेरा है नहीं, तो मैंने तो जमा किया नहीं है, सरकार के टैक्स पेयर्स का है। हम लोग जो यहाँ से जिनका रोजगार गया है वो मजदूर मेरे घर पर आकर के पत्थर नहीं फेंके, तो अब इस तरह से सोचना चालू करते हैं। मैं क्यों एक्स्ट्रा रिस्क लूं जब मेरा पैसा रिस्क पर नहीं है, वो स्किन इन द गेम नहीं है आपकी। तो एक एक टॉपिक को समझने के लिए आपको काफी सारे टॉपिक समझने होते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, कॉन्सेप्चुअल जो चीजें हैं उनको डेवलप होने में टाइम लगता है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे आपसे अपेक्षा भी की जाती है, क्योंकि अगर आप उनमें फेल होंगे तो आपका फेलियर आपके अलावा काफी लोगों को भी इम्पैक्ट करेगा। जैसे इंटरनेशनल डिफरेंसेस की हम बात करते हैं, तो आप किसी दूसरे देश में बातचीत करते हैं तो आप कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं और अपने देश के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं किसी तरीके से, वहां पर अगर आपने गलत तरीके से बिहेव किया या आप उनके कल्चर को नहीं जानते हैं, तो ये जो आपकी अज्ञानता है ये आपको फाइनेंशियल एक्चुअल नुकसान करा सकती है। कोई दूसरी पार्टी उनसे डील करने जा रही है और वो वहाँ के कस्टम समझते हैं, वो वहाँ की पोलाइटनेस का तरीका समझते हैं, वहां पर जाकर के उस तरह की गलतियां नहीं करते हैं, तो एक खास तरह का कनेक्शन उनका बनेगा, और वैसी बिजनेस डीलिंग होने के बाद में उनका फायदा ज्यादा होगा और आपका कम होगा, या आपका नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरह के जो डेटाबेस है, मेंटल डेटाबेस है, कम से कम कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड, वो आपको अभी से डेवलप करने होंगे। और बार बार इसकी बार बार किसी की आप हेल्प मांगने नहीं जा सकते हो, इसकी हेल्प मिलती है एक्चुअली। देयर आर प्रोफेशनल्स हु हेल्प यू, बट इट इज बेटर टू बी ट्रेन्ड एंड नो वेयर द प्रोफेशनल्स आर रॉन्ग। एक्सपर्ट्स कहाँ गलत है वो कम से कम आपको पता होना चाहिए। तो इसमें बेसिक से लेकर के काफी एडवांस टॉपिक तक हमने लिए हैं और काफी हद तक इसको कवर करने की कोशिश करी है। ऑब्वियसली काफी इससे भी ज्यादा बड़ा टॉपिक हो सकता था, लेकिन 45 घंटे अगर आप इसके ऊपर बिताने वाले हैं तो आशा करते हैं कि एंड तक आते आते आपकी एक संजीदा और बेहद ही बेसिक समझ तो डेवलप हो ही जाएगी, और आप आगे का कोई भी इससे रिलेटेड टॉपिक कहीं पढ़े या सुने, उसके बारे में कुछ देखे, तो वो आपके दिमाग में रिकॉर्ड हो जाए और आप उसको सही जगह स्लॉट कर सकें, उसको सही पर्सपेक्टिव से देख सकें कि ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है। मैथ की तरह कोई एक सीधा साधा आंसर नहीं है कि एक फॉर्मूला लगाया और उसको सॉल्व कर लिया। आपको ये देखना होता है कि दूसरा व्यक्ति किस तरह से सोच रहा है। तो एक कहावत है कि इन द आईज ऑफ गॉड ऑल एराज आर इक्वल। तो आज के 5 साल बाद वाली जो कंपनी है वो इस डिसीजन को किस तरह से देखेगी, या 5 साल बाद वाला मैं हूँ जो कंपनी का मालिक हूँ, वो इस डिसीजन को किस तरह से देखेगा। तो आपका वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आना जरूरी है कि आज तक किस तरह से परिवर्तन आए हैं, और आज के जो एनवायरनमेंट को आप देख रहे हैं उससे आगे चल करके क्या परिवर्तन आने की संभावना है, और उसके बाद में फिर फ्यूचर किस तरह से दिखेगा, और वो फ्यूचर आपको किस तरह से दिखेगा। क्योंकि कोई भी डिसीजन आप कभी भी प्रेजेंट के लिए नहीं लेते हो, उसके फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस के लिए लेते हो। तो वो डेटा आपके दिमाग में आना, पहले तो डेटा आना और उसका वो फ्रेमवर्क आना जिसके ऊपर आप उसको रख सको, दोनों डेवलप करना जरूरी है। तो ये जो ये जो डेटा है, डेटा आपका पास्ट से आएगा और आपकी रीडिंग से आएगा या फिर इस तरह के कोर्स अटेंड करने से आएगा, और जो आपका फ्रेमवर्क है उसके लिए आपको चिंतन मनन और भी काफी तरह की रीडिंग आपको करनी पड़ेगी, और बैठ करके सोचना ही पड़ेगा कि दुनिया कहाँ जा रही है। हर केसेस में अलग अलग होगा। अगर आप टेक्नोलॉजी कंपनी है तो आप अलग तरीके से सोचेंगे, और अगर आप सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में इन्वॉल्व है तो आपका सोचने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन फिर भी आपस में बातचीत की आवश्यकता हमेशा रहेगी। तो आशा करता हूँ कि कोर्स आपको पसंद है, और
हिंदी में रखने की कोशिश करिए क्योंकि इंग्लिश में तो काफी मटेरियल है. You can just pick up the book and go through it. Okay, so there are 2 textbooks for it. You don't need to go through them, but they are here for your reference. आपकी जो slides है, आपकी जो lectures है, अगर आप उनको देखें, that should be sufficient to get a passing mark. And उसके बाद में भी अगर आपको पढ़ना है तो these are very good material. 45 hours of lectures, if attended sincerely, should be enough to get you good marks, then pass, then some. कुछ रेफरेंसेस हैं जो बुक्स आप अपने स्पेयर टाइम में पढ़ सकते हैं. माई लाइफ एंड वर्क बाय हेनरी फोर्ड. हेनरी फोर्ड एक 1920 की तरफ का कार्यकाल माना जा सकता है. वो फोर्ड मोटर कंपनी, आपने नाम सुना होगा, फोर्ड की गाड़ी आती है, कार्स आती है, तो उसके संस्थापक थे. उनकी ऑटोबायोग्राफी है. तो कंपनी का संचालन उन्होंने किस तरह से किया और उसके बाद में वो चैरिटी में किस तरह से गए. तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सोशल रिस्पांसिबिलिटी बोथ आर इन्वॉल्व्ड इन दिस. द सेम गोस फॉर एंड्रू कार्नेगी. ये उनके ही समकक्ष है, उनके ही समकालीन है और उनकी भी एक ऑटोबायोग्राफी है. उन्होंने किस तरह से चैरिटी का काम किया. तो अमेरिका में एक्चुअली हर शहर में आपको कार्नेगी लाइब्रेरीज मिलेगी, तो उन्होंने लाइब्रेरी बनाने का काम किया. वो किस तरह से सोचते थे, उनका खुद का अपब्रिंगिंग किस तरह से था, किस तरह से वो जमीन से जुड़े हुए लोग थे, जिससे उनको कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में, जब उनको फैक्ट्रियां मैनेज करनी होती थी तो वो अपने एम्प्लॉइज को जानते थे. वो किस तरह से क्या सोच करके लोगों को प्रमोट करते थे, किस तरह से उन्होंने अपना संपादक मंडल बनाया या संचालन मंडल बनाया. और बाद में जब पैसा देने की बात आई, जब बुढ़ापा आ गया है, जब सब कुछ छोड़ दिया है या बेचना चालू कर दिया है, तो उन्होंने किस तरह से सोचा कि अब इस पैसे का उपयोग किधर किया जाए और हम इससे क्या सीख सकते हैं. आजकल जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो अपने अपने सर्किल में चलती है कि मैं पहले इंजीनियरिंग में गया, फिर बिजनेस स्कूल में गया और उसके बाद में अभी कॉर्पोरेट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हूँ और उसके बाद में मेरे को गरीबों की सेवा करनी है. तो दे समटाइम लैक द पर्सपेक्टिव. यहाँ हम देख रहे हैं कि वो पर्सपेक्टिव उन लोगों ने किस तरह से डेवलप किया और शायद उससे एक हिंट मिले कि हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और CSR का जो काम है उसको अच्छे पर्सपेक्टिव में और बढ़िया तरीके से कर सके. 3 लेक्चर्स है अश्वत्थ दामोदर के. ये जो हमारा आखिरी टॉपिक था कि ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए. तो ये 3 लेक्चर सीक्वेंस में है कि फाइनेंस वाले क्या सोचते हैं, कंपनी का उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्या कोई सोशल उद्देश्य होना भी चाहिए कंपनी का, क्यों प्रॉफिट कमाना नहीं होना चाहिए, क्या प्रॉफिट कमाना क्यों होना चाहिए. सो दीज 3 lectures in sequence, if watched, give you a very good perspective of what the goal of a company or a corporate should be. The Corporation of Pathological Pursuit of Profit and Power by Joe Bacon. ये एक बुक थी, इसको डॉक्यूमेंट्री में कन्वर्ट किया है. इसका लिंक आपके सामने है और डिस्क्रिप्शन इत्यादि में भी दे दिया जाएगा. तो अगर YouTube पे डाला तो काफी अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, एक्चुअली देखनी चाहिए. थोड़ी सी स्पीड में जाती है और अगर आप अंग्रेजी की अमेरिकन एक्सेंट से फेमिलियर नहीं है तो शायद आपको 1-2 बार उसको रिवर्स करके देखना पड़ेगा, गैप दे करके देखना पड़ेगा. काफी अच्छी डॉक्यूमेंट्री है. HBR के 10 मस्ट रीड्स ऑन बोर्ड्स है, आपको पढ़नी चाहिए. तो हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू काफी अच्छी चीजें लिखता है. सोच समझ करके वहां पर आर्टिकल छापे जाते हैं, छाट करके मटेरियल लिखा जाता है. तो ये पढ़ेंगे तो एक पर्सपेक्टिव आएगा इस कोर्स के अलावा भी कि क्या इन दिनों थ्योरीज और क्या इन दिनों विचार चल रहे हैं जो लोग इन चीजों को मैनेज कर रहे हैं. ये बुक एक पर्सनल फेवरेट है, मेरे एक दोस्त ने मेरे को भेजी थी, चार्ल्स जी कोच. ये कंपनी को एकदम मैथमेटिकल फॉर्मूला से चलाने की बात करते हैं और दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी है, उसके ये मालिक है. तो उन्होंने इसके बारे में किताब लिखी है. तो एक एकदम अलग और नया पर्सपेक्टिव है. लोग कहते हैं कि हम साइंटिफिक तरीके से कंपनी को मैनेज करते हैं और मैथमेटिकली मैनेज करते हैं, बट nobody has done it better just by the look of it, right? Charles G. Koch, and the businesses involved are not idiosyncratic as much as you would like to think. जैसे कि फेसबुक से हम कितना सीख सकते हैं, फेसबुक इज द बिगेस्ट कंपनी ऑन प्लैनेट, लेकिन चार्ल्स जी कोच की जो कंपनी है वो पेपर बनाती है, टॉयलेट पेपर बनाती है, PVC वायर्स बनाती है,
एनर्जी ट्रेडिंग का काम करती है, पेट्रोल को इधर से उधर ले जाने का काम करती है, पाइपलाइंस है उसकी। तो बहुत ज्यादा इसका स्कोप है कंपनी का, कम से कम 80 से ज्यादा इंडस्ट्रीज में चार्ल्स कोच की जो कंपनी है वो इन्वॉल्व है, कोच इंडस्ट्रीज या कोक ब्रदर्स, कोक प्रोनाउंस करते हैं, कोच नहीं करते हैं। तो ये काफी अच्छी बुक है अगर आप उसको पढ़ना चाहें तो। वॉरेन बफेट्स लेटर टू शेयर होल्डर्स। वॉरेन बफेट जो है काफी फेमस इन्वेस्टर है, और इन्वेस्टर होने के नाते वो मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को एक बहुत ही बाहर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इस तरह से नहीं देखते हैं कि मेरे को डायरेक्टर की फी मिल जाए और मैं घर चला जाऊँ। मैनेजर के पर्सपेक्टिव या सीईओ के पर्सपेक्टिव से नहीं देखते हैं कि ये कंपनी नहीं चलेगी तो फिर मैं किसी दूसरी कंपनी में जॉब ले लूंगा। वो इन्वेस्टर के तरीके से देखते हैं और वो कंपनियां काफी लंबे समय तक ओन करना चाहते हैं, उनको मालिकाना हक के साथ में अपने पास में रखना चाहते हैं, उनका पैसा लगा हुआ है खुद का। तो वो कंपनी के बोर्ड्स को किस तरह से देखते हैं, उससे रिलेटेड काफी चीजें आपको वॉरेन बफेट की लेटर टू शेयर होल्डर्स में देखने को मिलेगी। एंड इन जनरल ऑल्सो इफ यू आर गोइंग फॉर अ बिजनेस एजुकेशन, people say it's a complete business education. And in the words of Warren himself, आप जितने अच्छे इन्वेस्टर हो उतने अच्छे मैनेजर हो, जितने अच्छे मैनेजर हो उतने अच्छे इन्वेस्टर हो सकते हो। तो ये इन्वेस्टर का पर्सपेक्टिव आपके काम आ सकता है। टेस्टिंग के लिए बता ही दिया, स्लाइड्स पे ध्यान दीजिए, जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। कुछ एक एडिशनल बुक्स है जो आप देख सकते हैं, दीज आर नॉट इम्पोर्टेंट बट इफ यू आर looking for material, these names are available for you. I think we would finish the class for now here. बाकी चीज बाद में देखते हैं. So see you soon.